तब उसने कहा कि ये मेरे गुणों से वाकिफ नहीं थे, ये मेरे अंदर क्या है, मेरे गुणों से वाकिफ नहीं थे, तो इन्होंने मेरे संग जो भी किया मेरा दिल दुखा नहीं। लेकिन एक जौहरी जिसको मेरे बारे में पूरा पता था कि मैं क्या हूँ, क्या मेरा महत्व है, जब उसने मुझे को फेंका, जब उसने मेरी कद्र नहीं की, तो मैं टूट गया। माझी ना सही कोई मौत सही, पार हमें भी ले जाएगी, आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। मैं अभी गांव गया था, तो वहाँ से मेरे को रनमन जाना हुआ, कुछ लोगों से वहाँ भेंट करनी थी, मुलाकात करनी थी। तो रनमन में गया मैं, तो वहाँ रनमन में कई लोगों से मेरी बातचीत हुई। उनमें से मेरे को पता लगा कि धीरज पांडे जी भैया जी के नाम से जाने जाते हैं। उनके बारे में बड़ा चर्चा सुनी वहाँ की। वो ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। उनकी जीवन में इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी वो अपने जो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। और उनके बारे में जब मैंने पता लगा तो मेरे को बड़ी जिज्ञासा हुई उनसे मिलने की। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जब वहाँ गए हैं तो उनसे भी मिला जाए। वहीं रनमन से थोड़ा ऊपर उनके कोई मित्र हैं, एक्स आर्मी मित्र हैं, उपाध्याय जी। तो विनोद उपाध्याय जी के वहाँ रहते हैं करके मेरे को पता लगे कि वो शाम के समय 1 आध घंटा उपाध्याय जी के साथ बिताते हैं। तो मैं फिर उपाध्याय जी के वहीं गया, उपाध्याय जी के वहाँ गया। वहाँ जाके उनसे मेरी भेंट हुई। बड़े बहुत ही गजब किस्म के इंसान हैं। उनसे अगर आप ये वीडियो देखेंगे आपको पता लगेगा कि कितने महान व्यक्ति हैं। उनके विचारधाराएं इतनी शानदार विचारधाराओं वाले व्यक्ति, इतनी विकट परिस्थितियों में के बावजूद वो अपने कार्य पर ऐसे डटे हुए हैं कि आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने आपको जानकारी दी कि वीडियो किस टाइप की हो सकती है। तो आप वीडियो को देखिए और बहुत आनंद आएगा। बड़े संगीतमय ढंग से गज़ल शायरी सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में तनाव मुक्त होने के इतने तरीके बताए हैं कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप 100% तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो वीडियो को देखिए अंत तक और बहुत शानदार रहेगा आपके लिए ये वाली वीडियो का सफर। तो आइए वीडियो में चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति से, एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिनके बारे में हम कई बार अपने पेज के माध्यम से भी चर्चा कर चुके हैं। आज उनसे हमारे पहली बार मुलाकात होगी और आज उन्हीं के गांव के यहाँ पर खड़े होके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। इसी के थ्रू उनसे मिलना है। भी थोड़ी बहुत उनसे पूछेंगे कैसी उनकी दिनचर्या चल रही है और जिस तरह के वो व्यक्ति, पहले उनका व्यक्तित्व था उसमें बहुत चीज़ें उनके पास उलझने आई, उसके बावजूद भी वो डटे रहे। तो इन चीज़ों के बारे में उनसे पूछेंगे बहुत सारी चीज़ें और जानकारी भी लेंगे उनसे। कुछ गज़लें सुनाएंगे आपको, क्योंकि वो गायकी का बड़ा शौक रखते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में वो बहुत वर्षों से लगे हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरा त्याग पर ही उन्होंने अपना जीवन अभी तक बिताया हुआ है। तो उसी का एक शानदार उदाहरण आपके बीच में अभी लेकर आएंगे। तो अभी मिलते हैं उनसे, आइए। तो आप लोगों का सस्पेंस दूर करते हुए मैं आपको मिलाता हूँ भैया जी अर्थात धीरज पांडे जी से। आइए शंकर भाई, वेलकम जी। तो ये हैं भैया जी धीरज पांडे जी, जिन्हें पूरा सोमेश्वर क्षेत्र हमारा, ये सोमेश्वर, रनमन, मनान, ऊपर को चनौदा तक के सभी लोग जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो भैया जी के नाम से जानते हैं। तो भैया जी आज हम आपसे मिलने भी आए हैं और थोड़ी आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो ना, वेलकम इसकी शूटिंग भी कर रहे हैं। वेलकम। करना कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भैया जी इसके लिए तैयार हो गए हैं। आइए अब हम भैया जी से करते हैं वार्तालाप। जैसा कि हम बात कर रहे थे पांडे जी के बारे में, भैया जी के बारे में, कि भैया जी ने अपने जीवन को समाज के लिए पूरा ऐसे अपने खुद को एक त्याग के रूप में इन्हें दिया हुआ है, यहाँ समर्पित किया हुआ है। और इनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो कई लोगों को पता नहीं है। वो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में उन बातों को रखें। तो आपकी बड़ी चर्चाएं होती रहती हैं जब भी हम देखते हैं सोमेश्वर क्षेत्र में किसी सामाजिक और समाजसेवी व्यक्ति की बातें आती हैं तो आपका नाम वहाँ पर आता ही है कि भैया जी। पहले मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि भैया जी हैं कौन। मैं सुनता था कि भैया जी कोई है, वो हर चीज़ में, चाहे किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य, सामाजिक कार्य हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पहले आपने स्कूलों में जाके छोटे बच्चों को या स्कूली बच्चों को कई बार आपने इस चीज़ के बारे में प्रेरित किया है, वो सुना था मैंने। तो
आप बता सकते हैं हमें कि ये जो चीज़ें आपने की हैं सामाजिक, उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने वो चीज़ें मतलब क्या रहा कि आप इस ओर आकर्षित हुए? मैं माफ़ी चाहता हूँ शंकर भाई, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ा सा स्लो है। जी जी। शायद इस टाइप का कॉम्बिनेशन ना बने, तब ये माइक में बोल रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मैं इसके लिए यही कहूँगा कि कुछ हालात भी ऐसी रही और कुछ जीवन जीने का शायद ये पिछले जन्म का कुछ ऐसा रहा होगा कि जो कुछ अधूरे काम रह गए तो उनको इस जन्म में आके पूरा करना था। और कुछ फिर अच्छे मित्रों का साथ मिला। दूसरे क्या हुआ कि कृतज्ञता का गुण बहुत अंदर रहा। मतलब जिससे भी जो कुछ सुना तो या जो कुछ जिससे मिला, तो हमेशा ये लगा कि यार इसके बदले हम औरों को क्या दे सकते हैं। बिल्कुल। तो वही उसी की वजह से हर सब्जेक्ट में जो भी चीज़ मतलब मुझ तक पहुंची, जो भी चीज़ मेरे अंदर ऐसी क्षमता जागी, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि यार मैं इसको कैसे अर्पित करूं। किस तरह से उसको तो अर्पित किया? अर्पित करता गया तो वो कहते हैं ना कि एनर्जी पे एनर्जी, हाँ हाँ, वो ये बात मेटेरियल एनर्जी जिसे कहते हैं, वो मेटेरियल एनर्जी चढ़ती गई। वो पहले उस एक काम किया, अगले काम के लिए पहले से एनर्जी बनी, तैयारी हो तो गई, तैयार रहता एनर्जी था। मिल गई, तो एनर्जी बढ़ती गई। तो वही चीज की वजह से ही कर पाया अभी तक, जो कुछ भी अभी तक कर पाया। चलिए बहुत अच्छा। आपसे कई लोग जैसे हमारे साथ वाले हैं बहुत सारे लोग, वो मतलब ऐसा है, उनको ऐसा लगता है कि कोई भी काम जैसे करवाना है या कोई चीज़ होनी है, अगर भैया जी से एक बार डिस्कस कर ली जाए तो वो काम आसानी से हो जाएगा। या किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़, कोई व्यक्ति कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई काम शुरू कर रहा है, उसके लिए अगर वो आपसे चर्चा कर ले तो पता नहीं उसको कहीं से उसको भी एनर्जी मिलने लग जाती है। इस टाइप का हमारे साथ वाले भी कई लोग कहते हैं, क्या ये सच है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो क्या फील करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो किसी शायर ने कहा है कि इंटेंशन नहीं दुनिया वाले प्रेजेंटेशन देखते हैं, पर दुनिया वाले कितना भी प्रेजेंटेशन देखे, ऊपर वाला तो केवल इंटेंशन देखता है। जी, ये बात तो बिल्कुल शायद सही है। कुछ नजरिया ऐसा, क्योंकि हम लोग जैसा नजरिया रखते हैं उसी के साथ उसी के बहाने हमारे अंदर से एनर्जी फ्लो होती है। हाँ, ये अगर बात तो शायद मेरा इंटेंशन अच्छा रहा हो तो अंदर से एनर्जी भी सही फ्लो होगी। तो हो सकता है उसी की वजह से ऐसा महसूस होता हो। लेकिन अब मैं ज़्यादा लोगों के बीच में, ये मेरा करीब 12-13 साल रहा ये वाला जो तरीका रहा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा काफ़ी पीछे हट गया हूँ। कुछ हालात भी ऐसी हाँ, रही। मैंने सुना कि आपके साथ इस बीच परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही, जो आप कार्य करते हैं इसके अनुकूल नहीं रही, उसके बावजूद आप इन कार्यों में डटे रहे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना एक बहुत बड़ी, उसके लिए एक बहुत बड़ी पावर की आवश्यकता होती है। तो आप जरा बता सकते हैं कि वो जो विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है होने को, तो ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा, लेकिन करना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें बोलने से मन हल्का भी हो जाता है। जी। शंकर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मतलब होश संभाला, 10-12 साल के रहेंगे, तब से हालातों को तो बिल्कुल ही विपरीत देखा। मतलब ये समझ ले कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम यही सोचकर हम रह गए। बहुत बढ़िया। तो आज मतलब लगभग 44-45 साल एज होने जा रही है, लेकिन तब से काफ़ी तकलीफें देखी। अभी भी काफ़ी संघर्ष रहता है पारिवारिक तकलीफों के साथ। तो जरा ये बताइए हमको कि जो तकलीफें की बात हम कर रहे हैं अभी तक, ये अब लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या तकलीफ है, थोड़ा अगर शेयर कर ना सकते हैं। वो वो तकलीफें पर्सनल ऐसी है तो रही आप कि नहीं करना चाहें चलेगा। पर्सनल ऐसी रही कि कुछ सिस्टर लोगों की तकलीफें रही, एकदम स्वास्थ्य बिगड़ता गया, संघर्ष किया। काफ़ी लोग तो वाकिफ भी हैं उन तकलीफों से। लेकिन अब ऐसा है ना, सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ एक छोटी सी कहानी से इसको शुरुआत हाँ हाँ, दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि सबसे पहले तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ, हाँ हाँ, ठीक आप है। अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे आप बोलेगा। अक्सर क्या होता था जब हम शुरू में, जब मैं तकलीफ में आता था, तो जब अपनों का, जब किसी का साथ नहीं मिलता, अपनों का साथ नहीं मिलता। अपनों का साथ नहीं नहीं मिलता, मिलता। तो बहुत तकलीफ होती है। तो क्या होता है, कोई ना कोई एक कंधा चाहिए जिसमें आपको एक रिलैक्सेशन फील हो। हम्म, तो मेरे साथ क्या रहा, एक गाने की चंद लाइनें सुना रहा हूँ मैं, जिससे कि सबसे ज्यादा वो कहते भी हैं कि अगर आप तकलीफ में, अगर दो आंखों की बूंदें आंसू बन के निकल जाती हैं तो बड़ा रिलैक्स फील होता है। ये ऑटोमेटिक ये एक होता साइंटिफिकल है। लेकिन आंसू एकदम निकलते नहीं है बिना किसी सहारे के। सहारे के। तो मेरे को वो, जब वो सहारा नहीं मिला कभी इस टाइप का अपनों से या किसी से भी व्यक्तियों से, तो मैंने वो, मेरे को वो सहारा मिला संगीत में।
संगीत। एक लाइन थी जिसको मैं अक्सर गुनगुनाया करता था बहुत छोटी उम्र से, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। करिए जी जी बिल्कुल। दुनिया में कौन हमारा है, उम्मीद का सिर्फ सहारा है, कश्ती भी है टूटी फूटी और कितने दूर किनारा है। तो ये तो हालात हो गई थी, तो सजेशन भी अपने आप ढूंढना था, हल भी अपने आप ही निकालना था। तब कहता था, माझी ना सही कोई मौत सही, पार हमें भी ले जाएगी, आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी, छाएगी छाएगी छाएगी, कभी तो ये बदली छाएगी। तो जब ये गाना मेरे अंदर से जहन से निकलता था या गुनगुनाता था, तो आँख की कुछ बूंदें बाहर की यात्रा करने के लिए विवश होती थी तो निकल जाती थी, तो एक रिलैक्स फील होता था, फिर से एक रिचार्ज हो जाता था, चलो यार कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ना है। तो ये कारण रहा। एक बहुत बड़ी चीज में आपको इस जो सब्जेक्ट आपने उठाया है उसके माध्यम से बोलना चाहूंगा, ताकि शायद मुझ जैसे कितने मतलब समाज में और भी कोई मुझसे भी बड़े बड़े लोग पैदा हो सके या उनको एक डायरेक्शन मिल सके। अक्सर क्या होता है, इस कहानी को सुनना, थोड़ा सा गौर से सुनना, मैं जितने व्यूवर हैं उनको भी सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक महिला अपने बच्चे के साथ किसी बंगले में काम कर रही होती है, उसके बच्चे को एक शीशे का टुकड़ा मिलता है, ठीक है। तो महिला जैसे उसको देखती है तो वो समझती है कोई मूल्यवान वस्तु है, लेकिन अपने बच्चे को उससे डाइवर्ट करने के लिए, ताकि बच्चा जिद ना करे उसे मांगने की, तो वो कहती है कि ये बेकार है, फेंक देती है और चुपके से जाके अपना ले लेती है, पल्लू में बांटती है, अपने पड़ोस वाली महिला को दिखाती है। तो जैसी पड़ोस वाली महिला ने उसको देखा तो उसको लालच आ गया, लेकिन अगर वो सच बता देती तो वो महिला उसको नहीं देती, क्योंकि वो लेके वो आई थी, तो उसने भी फेंक दिया, उसने कहा ये तो बेकार है। तो वो महिला जो लेके आई थी उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, वो चली गई, फिर उसने उठाया और फिर अपने पल्लू में बांधा, फिर वो ले गई उसको सुनार के पास। अब सुनार के पास जैसे ले गई तो सुनार को तो डाउट हो गया पूरा कि ये कुछ ना कुछ मूल्यवान वस्तु है, लेकिन उसने भी उसके दिमाग से वो कॉन्सेप्ट हटाने के लिए, ताकि इसको रद्दी समझे, उसने भी उसको वैसे ही फेंक दिया, तुरंत फेंक दिया, और बाद में उसको उठा लिया जब वो महिला चली गई। महिला को भी लगा कि वो बेकार है, वो बेकार है। इसी प्रकार लेकिन किसी मूल्यवान वस्तु की जानकारी एक्चुअल रूप से सुनार को भी नहीं होती, वो जानकारी होती है जौहरी को। तो जब जौहरी के पास गई तो जौहरी तो तुरंत समझ गया, तो सुनार को भी कंफर्म नहीं था कि एक मूल्यवान वस्तु है क्या, लेकिन जौहरी पकड़ लेता है। जौहरी ने कहा ये तो एक भयंकर हीरा है। अब जौहरी अगर उससे कह देता कि ये हीरा है तो वो उसको लेने नहीं देता, तो जौहरी ने भी फेंक दिया उसको, वो तो बेकार है। तो अब वो बेचारा सुनार चला गया वापस, उसने कहा तो बेकार है, जब इसने कह दिया, क्योंकि सब एक दूसरे पे विश्वास कर रहे थे ना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब वो इतने लोगों ने फेंका वो टूटा नहीं, लेकिन जब जौहरी ने उसको फेंक दिया तो वो टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए। बाद में क्या हुआ, एक आदमी ने इतने स्टेप सब देखे थे, जो जो हुआ ये सब पता था, उसने हीरे से पूछा कि यार तेरे को उस पहली महिला ने, नौकर वाली महिला ने भेजा, फेंका तो टूटा नहीं, फिर उसकी पड़ोस वाली महिला ने फेंका फिर भी नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तो भी नहीं टूटा, लेकिन जब जौहरी ने फेंका तो टूट क्यों गया। तब उसने कहा, बहुत गहरी बात बताना चाह रहा हूं दोस्तों, तब उसने कहा कि ये मेरे गुणों से वाकिफ नहीं थे, ये मेरे अंदर क्या है मेरे गुणों से वाकिफ नहीं थे, तो इन्होंने मेरे संग जो भी किया मेरा दिल दुखा नहीं। लेकिन एक जौहरी जिसको मेरे बारे में पूरा पता था कि मैं क्या हूँ, क्या मेरा महत्व है, जब उसने मेरे को फेंका, जब उसने मेरी कद्र नहीं की तो मैं टूट गया। दोस्तों यही अपनों के साथ भी होता है। अगर अपना बहुत ईमानदारी से जीवन जी रहा है और बहुत बखूबी लाइफ जी रहा है, उसके बाद भी अगर उसको कद्र नहीं होती ना,
या उसके आंसू पोंछने के लिए कोई लोग आगे नहीं आते, तो वो उसी प्रकार टूट जाता है। बिल्कुल, बहुत और सुंदर ये बात है। टूटना क्या होता है, इसी टूटने से जो एनर्जी फ्लो होती है उस व्यक्ति के अंदर, उसी का परिणाम होता है कि वो शायद कुछ न कुछ नए मुकाम पर चला जाता है। जी। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने नजदीक के लोगों जो आपसे जुड़े हुए हैं रिश्तेदारी में, उनकी हमेशा उनको कोऑपरेट करें किसी न किसी बहाने से, ताकि उनको इतनी तकलीफों का सामना न करना पड़े। यही कारण रहा कि शंकर भाई की मतलब जितनी तकलीफें आई उसमें एकदम शुरू में उतना सहारा नहीं मिल पाया, सपोर्ट नहीं कि मिला, यार किसी का सहारा लेके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूर सके। करें या हल करें। तो अपने आप से ही लड़ना पड़ा, तो उसकी वजह से भी स्वास्थ्य में भी काफी तकलीफ आई। हाँ, आदमी मानसिक परेशानियां हाँ, नहीं मानसिक झेल- परेशानियों से जूझा, काफी लोड पड़ा। हम्म, तो आज भी काफी एकांत में इसीलिए जिंदगी गुजारता हूँ, ताकि वो एनर्जी बरकरार रहे, जिससे कि पारिवारिक स्थितियों से लड़ भी सकूं और लोगों के लिए लोगों के आंसू भी पोंछ सकूं। यही मेन कारण रहा है। जैसे कि आपने बताया कि तनाव, परिस्थितियां, बहुत चीजें आपके साथ रही जिनकी वजह से आप थोड़ा टूट से गए थे। उसके बाद दोबारा से गजलों के माध्यम से आप दोबारा से आपने इसमें इनमें जुड़े। संगीत के माध्यम से। संगीत के माध्यम से आप जुड़े इसमें। कई बार क्या होता है, कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद वो नशे के आदी हो जाते हैं, वो नशा करने लग जाते हैं, या फिर ये सुसाइड, आत्महत्या, इस टाइप की घटनाएं आती हैं। तो आप लोगों को गजल के माध्यम से कुछ ऐसा बताइए ताकि वे लोग भी गलत रास्ता चुनने की बजाय कोई संगीत का रास्ता चुने, एकांत का रास्ता चुने, या कोई और रास्ता चुने, ताकि वो बने रह सकें, गलत रास्ते में ना जाए, सही रास्ते में बने रहे। उसके बारे में कुछ आप कुछ कहिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा तो जो सबसे बड़ा सहारा बना वो संगीत ही बना, और संगीत में भी गजल गायकी का मुझे बहुत शौक रहा है। तो उसी में एक लाइन है जो मेरे अक्सर एक मित्र अल्मोड़े के हैं, आपने करमचंद रवेल सिंह कपूर जी जो कपड़े के व्यापारी हैं, उनके बड़े बेटे राजू दा, वो अक्सर मुझे इस गजल की याद दिलाते हैं मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। तो वही लाइन आपको सुना रहा हूँ, जगजीत साहब की बहुत खूबसूरत लाइन है। जो जी चाहे, थोड़ा सा नजदीक आ जाए। हाँ, नजदीक से, इस वाले को नजदीक से करो थोड़ा सा। और नजदीक आ जाए, जूम कर लो सबसे। हाँ, यही पर मतलब इनको शूट कर लो बस, ये वाले। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है, हर जीवन जीने का समझौता होता है, जो होना है वो ही होता, वो ही होने दो, जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है, दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है, जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है, एक खिलौना है। इसलिए अंत में यही कहूंगा दोस्तों, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग ईमान से डालकर देखो, तुम्हारे शरीर की चुभन भी अवश्य कम होगी, तुम्हारे दुखों की चुभन भी अवश्य कम होगी। किसी असहाय के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी असहाय के पांव का कांटा निकाल कर देखो। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। पांडे जी की ये वाली बात सुनकर एक तुलसीदास का दोहा मेरे को अभी याद आ गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दोहा कहा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। क्या बात है, बहुत बढ़िया ये लाइन तुलसीदास जी की, क्या बात है। ना बहुत बहुत शुक्रिया, क्या लाइन याद रही। मैंने बताया ना कि कुछ कंधों की आवश्यकता पड़ती है रिलैक्सेशन के लिए। हाँ, तो एक टाइम ऐसा रहा कि बहुत तरसे हम लोग,
कि यार कोई तो सहारा मिले, कोई तो कंधा मिले जिसमें यार कि जिसको हम अपना दुख शेयर कर सके। तो आज तो खैर वो मिला नहीं, लेकिन संगीत का सहारा मिला, माँ सरस्वती का सहारा मिल गया था। आज उस कर्मों के फल का ऐसा रहा कि आज बहुत सारे मित्रों का कंधा मेरे संग हमेशा खड़ा रहता है। उनमें से एक हैं विनोद उपाध्याय जी, जिनके आज कैंपस में हम बैठे। अक्सर मेरा जंगल ही मेरा आशियाना रहता है, क्योंकि मेरे को एकांत में घूमना, उससे एनर्जी मिलती है। तो अक्सर अपनी बाटखाई में आ जाता हूँ, कलानाथ रोड में यहाँ पर है। तो इनके साथ बैठ के बहुत रिलैक्स महसूस होता है, और पूरा कॉपरेट रहता है इनका हमारे जीवन में, हर दुख सुख में। तो मैं ऐसे ही विनोद भाई जैसे जितने भी मेरे शुभ चिंतक मित्र हैं, सोमेश्वर घाटी से जुड़े हुए काफी लोग मित्र हैं, तो उन सब की दुआएं मेरे साथ है आज। तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं सोचता हूँ कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ समाज के लिए, और बस आपको आशा दिलाता हूँ कि दिए की भांति अपने नजदीक में, दूर तो नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, लेकिन नजदीक में किसी के आंसू नहीं आने दूंगा कभी, ये मेरा वादा रहा। थैंक यू। बहुत बहुत शानदार। तो भैया जी, जो आपने अभी मित्रता वाली और जो कंधों वाली बात कही, तो उसमें आपने उपाध्याय जी का जिक्र किया। तो मैं चाहता हूँ कि उपाध्याय जी भी आपके बारे में कुछ कहें, और आपकी मित्रता कैसे हुई, या आप दोनों का जो साथ हुआ कैसे बना, और ये जो इतना घनिष्ठ साथ है आपका कि आप यही बिल्कुल इस जगह को ही सबसे ज्यादा अपने लिए कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मंदिर टाइप का हो गया आपके लिए। तो कुछ बताइए उपाध्याय जी। जी बहुत शुक्रिया भंडारी जी। दरअसल पांडे जी के जो सानिध्य हमारा नज़दीकी जो बड़ी मेरे बहुत लंबा परिचय पांडे जी के साथ नहीं है, लेकिन इनके कामों की वजह से मुझे इनकी मालूमात रहती थी, क्योंकि मैं इससे पहले फ़ौज में था, फ़ौज की नौकरी करता था। तो अभी पिछले 1.5-2 साल से मैं रिटायरमेंट हुआ, तो तब एक कंपलसरी इनसे मिलना हो पाया। और दूसरा ये होता है कि हर आदमी अपने जैसे व्यक्तित्व को ढूंढता है। बिल्कुल सीखा। तो शायद हालांकि मैं इनके सामने तो बिल्कुल एक नाखून के समान हूँ, लेकिन इनका एक अपनापन है कि जो मुझे इस लायक समझते हैं कि मेरी वजह से कुछ इनको शांति वगैरह मिलती है, या फिर मेरी वजह से इनको कुछ इस टाइप का रिलैक्स महसूस होता है। तो मैं इसके लिए तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। बाकी इनसे जुड़ने का मुख्य कारण यही था कि ये समाज से जुड़े हर एक दुखी व्यक्ति के साथ रहते हैं, खुद भी इतने कष्टों के साथ हैं, फैमिली में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी दुविधाओं के बीच में दिन रात फेस करते हैं। उसके बावजूद जब हर किसी के दुख को एक इंसान साथ लेके आगे बढ़ रहा है, तो वो एक काबिले तारीफ एक इशू होता है, बात होती है, जिसकी वजह से आदमी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तो शायद कुछ हम में भी इस टाइप का गुण है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन है कि हम इन पर मोहित रहते हैं, और यही वजह था इनसे जुड़ने का। और यहाँ आके हमें भी इनसे एनर्जी मिलती है, बहुत सारी गाइडलाइन भी मिलती है, और अच्छा महसूस होता है। दिन भर की थकान तनाव काम के बीच में हमें भी एक रिलैक्स हो जाते हैं। तो यही कारण था इनसे जुड़ने का। और इनसे जुड़ने के तो ये तो शहद की मक्खी, इनसे तो कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि बाकी हम तो खाली एक छोटे से इस संबंध में हम बहुत छोटे हैं इनसे। हाँ, ये बात तो ये मान जो भी है इनका सफर बहुत शानदार रहा। मतलब कठिनाइयाँ रही, लेकिन ये अपने उसमें अडिग रहे कि मतलब मैं जैसे अपने आप को इन्हें बदला नहीं। जी हाँ जी। ये हालात कैसे भी हो, दूसरे के होठों पर मुस्कुराहट लेने की जज्बा कहते हैं ना, अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जी के दिखाए तो मानने वाली बात है। तो इस पर एक गजल शानदार बिल्कुल पांडे जी एक गजल हो जाए। इसी के साथ गजल के साथ हम फाइनल करते हैं। और ये सोचना पड़ेगा एक लाइन। सोचो कोई बात नहीं, हमारे पास समय बहुत है। अक्सर आपने ये वाली बात कही, एक परोपकार वाली, तो मैं परोपकार के लिए ही जो प्रेरणादायक एक लाइन है, जिसको मैं अपनी शपथ के रूप में, अपनी आरती के रूप में उसको फ्लो करता हुआ, तो जब भी मुंह से निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे मैं आरती कर रहा हूँ ईश्वर की। तो उसको लाइन अंत में बोलूंगा। ये पेड़ देता है सबको साया, ए शख्स तू किसी के काम आया, ए शख्स तू किसी के काम आया, तू भी किसी के गम की दवा कर, ए मेरे मालिक तू सबका भला कर, ए मेरे मालिक तू सबका भला कर,
ए मेरे दिल हर दम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। थैंक यू। बहुत सुंदर। ओह माय गॉड। बहुत सुंदर। शंकर भाई आप यहाँ आए, इतना अच्छा लगा। जी, तुम्हारी एक्टिविटी तो हम देखते रहते हैं, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। हमारी दुआएं हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी पूरी टीम के लिए, और ये रिश्ता हमेशा बना रहे आगे भी। और यही दुआ करूंगी जब भी गांव आओ तो कभी कभी हमारे बीच में अवश्य आना। बिल्कुल अवश्य अवश्य। ठीक है, ओके भैया, ओके। आप जैसे लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलता रहे, और क्या। माझी ना सही कोई मौत सही, पार हमें भी ले जाएगी, आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी, छाएगी छाएगी छाएगी, कभी तो ये बदली छाएगी।